हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 26 अप्रैल 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो देखो फ्रंट पेज पे फिर से वो ही ख़राब न्यूज़ें हैं हमारे लिए कि देखो कल फिर से 3,49,691 नए केसेस आ गए और 2,767 लोगों की डेथ हो गई पिछले 24 घंटों में। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इमरजेंसी को देखते हुए अप्रूवल दे दिया है 551 नए प्लांट्स को ओपन करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है उसको प्रॉपरली फुलफिल किया जा सके, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हो ये वाली न्यूज़ कि पॉल पैनल, नीति आयोग के एक मेंबर हैं जिनका नाम है डॉक्टर VK पॉल, उनकी लीडरशिप में एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उन्होंने बोला कि कैसे भी करके प्लान बी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। प्लान बी कुछ ऐसा है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्रोडक्शन या ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 6 लाख से भी ज़्यादा केसेस पर डे आ सकते हैं। तो ये एक तरफ तो चिंता का कारण भी है, तो दूसरी तरफ ये एक अलर्ट सिग्नल है कि भाई अलर्ट हो जाओ, जाग जाओ। ठीक है। इसके अलावा इधर देख सकते हो जो पिछली बार जो क्वारंटीन करने के लिए जो सेंटर ट्रेन को इनको कन्वर्ट किया गया था ना, ये देखो आपके सामने इमेजेस। तो पिछले ही मंथ की अगर बात करें, जब ये सेकंड वेव आई ना, उसके पहले ही ये सेंटर्स को एकदम बिल्कुल छोड़ दिया गया था स्टेट्स के द्वारा। और अब क्या हो गया, ये टेम्पररी हॉस्पिटल्स की कमी को महसूस किया जा रहा है। मतलब बहुत जल्दबाजी दिखा दी, कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स ने। इसके अलावा आप देखो, स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों, सारी गवर्नमेंट्स ने बेसिकली। इस तरफ ये देखोगे प्रधानमंत्री ने जब ये एक अपनी तरफ से बातचीत की, कल जो मन की बात थी, ठीक है, कल संडे था ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस बीमारी ने देश को बहुत बुरे तरीके से झकझोर दिया है, शेक कर दिया है। और US, UK, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने प्लेज भी ली है, शपथ भी ली है कि हम वैक्सीन और ऑक्सीजन सप्लाई को कम नहीं पड़ने देंगे इंडिया में। ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी भी बात है इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बाकी और चीज़ें आप देख सकते हो, रेमडेसिविर के बारे में हम आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये एंटीवायरल ड्रग है, जो कि कहीं ना कहीं अभी इसकी ब्लैक मार्केटिंग का भी कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी लोग इसको भी एक्सेस करने में पीछे नहीं हट रहे हैं कि कैसे भी करके जान बचाई जाए। ठीक है। बाकी और कुछ भी इतना काम का है नहीं जिसको हम डिस्कस करें। अभी यहाँ पे नीचे तो वही बात बताई हुई है कि ऑपोजिशन पार्टीज़, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं पार्लियामेंट में, वहाँ पे देखोगे आप कि 4 स्टेट्स ने अपनी तरफ से रेड फ्लैग रेज कर दिया कि हमारे पास में वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो 1 मई से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लेनी है, तो वो इन 4 स्टेट से मना कर दिया कि बोला हमारे पास में स्टॉक्स अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखो, सप्लाई शॉर्टेज तो ज़बरदस्त चल रही है वैक्सीन की, तो आपको भी, हम भी बार बार न्यूज़ में देख ही रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, वो है आपके सामने इधर कि मिज़ोरम में फॉरेस्ट फायर अभी लग चुकी है। ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, अभी फॉरेस्ट फायर्स का होना बहुत ही एक कॉमन फिनोमेना हो चुका है, जिसमें हमने उड़ीसा में भी देखा था, उत्तराखंड में भी देखा, और अब ये मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट में भी देखने लग गए हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो हमें पता है कि वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट अवेलेबल है, और वहाँ पर भी अगर आग लग रही है, इसका मतलब देखो क्लाइमेट चेंज का कितना ज़्यादा असर है कि वहाँ पर भी सूखे पत्ते बहुत अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चिंता की एक बात रहती है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कल्टीवेशन, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि इसमें स्लैश एंड बर्न का प्रोग्राम चलाया जाता है। तो ट्राइबल लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ज़मीन का एरिया लेंगे फॉरेस्ट एरियाज़ में से, और वहाँ पर पेड़ पौधों को काट देंगे जो भी हैं इस पूरे खेत के साइज़ में, और उन पेड़ पौधों को वहीं पे जला देंगे। और जलाने के बाद में फिर जो राख बचेगी, जो एशेस बचेंगी, उस राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, और फिर बाद में यहाँ पे खेती कर ली जाती है। तो ऐसे में ये इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन। तो इससे क्या हो गया, आग लगने के कहीं ना कहीं स्कोप बनते हैं कि आसपास में जंगल है वो आग पकड़ सके। ठीक है। तो एक तो ये वजह, पर वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मना कर दिया, बोला अभी तक इस चीज़ को हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि झूम कल्टीवेशन की वजह से ये आग लगी है क्या, कंफर्मेशन आने पे ही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। दूसरा,
ये तो हो गई। इसमें क्या हो गया, अब जैसे ये एक खेत है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि वो जैसे राख मिला दी गई मिट्टी में और उस पर खेती कर ली, तो एक 2-3 साल तक उसको फर्टाइल रख पाती है वो मिट्टी को। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह पे, और एग्जैक्टली वो सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं जो पहले वाले पैच पे किया। ऐसे में यहाँ पर एग्जॉशन हो जाएगा इस मिट्टी का, यहाँ की सॉइल का 2 से 3 साल में, फिर वो तीसरे पैच पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में शिफ्टिंग हो रही है ना एग्रीकल्चर की, और यहाँ पर जाएंगे तब तक हो जाएंगे 5-10 साल, और इतने में ये पीछे वाला जो पैच है वो रेडी हो जाएगा, फिर वहाँ पर जा करके अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर देंगे। तो ऐसे ही झूमते रहते हैं, दैट मीन्स दे आर मूविंग, ओके, शिफ्टिंग। तो इस वजह से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इसका नाम झूमिंग है। अब आपके लिए छोटी सी टास्क है, कर ही लेना, बिल्कुल मत चूकना। इंटरनेशनली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग कंट्रीज में अलग, इंडोनेशिया में क्या बोला जाता है, मलेशिया में क्या बोला जाता है, मैक्सिको में क्या बोला जाता है, हमारे इंडिया में भी सेंट्रल इंडिया में क्या बोला जाता है, साउथ इंडिया में क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या बोला जाता है, कीनिया में क्या बोला जाता है। ये जरूर देख लेना, आप चूकना मत इस चीज़ को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। यहाँ पर हमारे लिए देखो, आर्टिकल तो तीनों के तीनों ही यहाँ पर एक्सप्लेन पेज पे कोविड से रिलेटेड है, पर हम एक को तो डिटेल में देखेंगे कि भूटान में वैक्सीनेशन इतना ज़बरदस्त तरीके से कैसे रहा, क्या वजह रही इसके पीछे कि भूटान में 75.13% वैक्सीनेशन हो चुका है, कम से कम एक डोज, और इंडिया में आप देखोगे तो 8.47। या फिर भूटान की, चलो आप सोचो पॉपुलेशन कम है, तो इसी के इक्वलेंट जो दूसरे कंट्रीज है पॉपुलेशन वाले, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन की रेट इतनी ज़्यादा नहीं है, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। दूसरा, इंडिया और ब्राज़ील में तो चिंता के बादल मंडराए जा रहे हैं, और यूएसए के पास में इतना सारा वैक्सीन का स्टॉक पड़ा है कि यूएसए उस पर से हटना ही नहीं चाहता। इस आर्टिकल को भी देखेंगे। आगे चलते हैं। इसके आगे आप देखोगे जर्मनी में लॉकडाउन लगाने की बात कर दी गई है जून तक। यूएसए में एक डोज लोगों ने ले ली, दूसरी डोज के लिए मना कर रहे हैं। बस वही चीज़ है, प्रोटेक्शन हो गई, बोला बहुत है, सिंगल डोज ही हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। एक तो लापरवाही है ना, ये परेशान कर रही है इस बीमारी में। दूसरा आप देखोगे इधर कि 42 लोगों की डेथ हो गई बगदाद में। बगदाद है इराक की कैपिटल। अब कितने लोगों की डेथ हुई ये तो चलो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप यहाँ पे देखोगे बगदाद कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स करके 2 रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनका ओरिजिन देख लो, वो जाकर के पानी में गिरती कहाँ पर है ये जरूर देखोगे। दैट मीन्स आज का आपका टास्क आ गया है, वेस्ट एशिया का मैप अच्छे से देखोगे, ठीक है। ये भी हम शुरू कर लेंगे अब से, ठीक है। वेस्ट एशिया का मैप खोलो और डिटेल में देखो अच्छे से माइन्यूट चीज़ें, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट का मतलब कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उस तरफ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मेडिटेरेनियन सी के साथ में कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है, पर्शियन गल्फ के साथ में कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है, कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स उधर लोकेटेड है, या फिर उसी रीजन के अंदर अलग अलग ट्राइबल लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कर्ड्स की बात आ गई तो ये सवाल आ गया, आप देख सकते हो इन चीज़ों को। तो फिलहाल आप देखोगे वेस्ट एशिया का मैप, ठीक है। सभी कंट्रीज़, सबकी कैपिटल, और कौन सी किसकी कहाँ पर बॉर्डर शेयर होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ओशंस हैं, सीज़ हैं, ये और देखोगे आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इस पेज पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जो हमें देखना पड़े। बस छोटा सा ये है, एक तो ये कि म्यांमार में जो प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हैं वो लगातार इस चीज़ को लेकर के अपनी तरफ से प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं कि आसियान कंट्रीज़ ने जो म्यांमार में जुंटा रूल चल रहा है, दैट मीन्स मिलिट्री रूल चल रहा है, उनके साथ में कंसेंसस सेटल करने की बात की है, और एक 5 पॉइंट स्ट्रेटजी को फाइनलाइज किया है, जिसमें बोला गया है एक तो एंडिंग वायलेंस, नंबर 2 कंस्ट्रक्टिव डायलॉग अमंग ऑल पार्टीज, नंबर 3 स्पेशल ASEAN envoy to facilitate the dialogue, acceptance of aid and visit by the envoy to Myanmar। That means एक तो वायलेंस को ख़त्म करो, दूसरा बातचीत की टेबल पे आओ, सभी जो भी पार्टीज़ हैं उन सबको बातचीत की टेबल पे लाया जाए, तीसरा आसियान का एक इंडिविजुअल आसियान को रिप्रेजेंट करने वाला वो इन डायलॉग्स को फैसिलिटेट करेगा, तीसरा सहायता प्रदान की जाएगी म्यांमार में, और चौथा कैसे भी करके ये जो एनवॉय होंगे ये टाइम टू टाइम विजिट करते रहेंगे म्यांमार को। ये प्रोविजंस किए गए। तो ऐसे में आसियान ने मिलिट्री रूल के साथ में बातचीत की है, तो इसको लेकर के प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट कहीं ना कहीं चिंता में हैं कि बोले ये चीज़ कैसे हो सकती है, आसियान से तो ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ठीक है। आसियान के बारे में थोड़ा आप रिवाइज कर ही लोगे, समझ गए होंगे, इतने में तो सिग्नल आ गया होगा आपको। खैर आगे देखते हैं।
पेंटागन, पेंटागन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कहोगे कि आप सिक्योरिटी एजेंसी है ये देखो पेंटागन, ठीक है। तो अभी जो बाइडन जब ओथ ले रहे थे, उन्होंने जब शपथ ली ही थी, तब पेंटागन की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट के थ्रू साइबर थ्रेट का सामना करना पड़ा था। अभी तक भी इतना ज़्यादा कोई वो मिस्ट्री है वो ओपन अप नहीं कर पाया है, पेंटागन को समझ में नहीं आ रहा है। बट इस चीज़ से क्या हो गया है कि साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि यूएसए जैसे प्लेटफॉर्म, यूएसए के पास में जो पेंटागन जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो वल्नरेबल हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, बस ये है साइबर सिक्योरिटी पे कभी लिखना हो तो पेंटागन पे अटैक, इसके बारे में बात कर सकते हो कि पेंटागन में भी इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता रहता है। जो एडवर्सरीज है, दूसरे जो दुश्मन देश हैं, वहाँ की अलग अलग एजेंसीज कुछ ना कुछ ऐसे अड़ंगे लगाती रहती है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बाकी तो ये आपको पता है ही कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन कितनी फैलाई जा रही है। कोई बोलता है लॉकडाउन लग गया, कोई बोलता है रात को 12 बजे के बाद में प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल्स बंद हो गए हैं, कोई बोलता है इंडस्ट्रीज़ पे भी बैन कर दिया है। तो ये फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चिंता का कारण बन रही है। ऐसे में ही कहीं ना कहीं आपको पता भी, हम बात भी करते रहते हैं कि माइग्रेंट जो है वो सिटीज़ को या अपने जॉब के एरिया को छोड़ करके चले जा रहे हैं अपने घरों पे दोबारा, ठीक है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है, राइट। तो मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया कंपनी से कहा है कि जो भी इस तरीके की पोस्ट हैं उनको आप रिमूव करो। ऐसी बात नहीं है रिमूव नहीं किया गया, किया भी गया है, बट अभी तक भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने से बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उनको रोका कैसे जाए? प्लेटफॉर्म ही उनके अकाउंट को या तो बंद कर दे या उनको पोस्ट को ही डिलीट कर दे। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी, इधर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं, ठीक है, कल्पेन पारेख, उन्होंने ये कहा कि देखो वैक्सीन तो इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट तो करेगा, पर हमें कोविड वेव्स की अनसर्टेनिटी की कब कोविड-19 के केसेस बढ़ेंगे, कब मर्टेलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इनके साथ में हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि आपने भी अच्छे से जान लिया, हम अच्छे से जानते हैं ये चीज़ कि वैक्सीनेशन अभी भी 100% एफिकेसी नहीं दे पा रहा है। दूसरा, कुछ केसेज ऐसे आ रहे हैं, बहुत अफ्यू, राइट, बहुत सारे केसेज, बहुत कम केसेज ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर इन्फेक्शन फिर से हो रहा है, ठीक है। और रही सही में जो पब्लिक की लापरवाही है उसका तो कहना ही क्या है। इसके अलावा फ्लाइट्स को बैन करना, ये तो ऑलरेडी एक कंटिन्यू चल ही रहा है, तो इसके बारे में तो क्या सोचना। हाँ, असेंशियल लिस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से गुड्स आप डालोगे, तो बेसिकली गवर्नमेंट से ये डिमांड की जा रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, क्योंकि असेंशियल लिस्ट जब बनेगी, फाइनलाइज हो जाएगी एक, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो अपने घरों, मतलब घरों पर इजीली डिलीवर कर सकते हैं। जैसे फूड वाली जोमेटो, स्विगी, इनके आप नाम सुनते हो, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, ये हो गए आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो इनको एक आइडिया मिल जाए कि हम कौन सी फैसिलिटीज़, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो घर पे डिलीवर कर सकते हैं। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये साथ मिलकर काम करेंगी और असेंशियल प्रोडक्ट वाली लिस्ट जो है उसको और थोड़ा एनलार्ज करने की बात चल रही है, राइट। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये देख लिया। इसके अलावा अभी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इनके द्वारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC को ये कहा है कि आपके जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको आप सेल आउट कर दो। इससे क्या होगा, एक्टिविटीज़ थोड़ी इंक्रीज होंगी, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेगा, तो इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो मैं आपको टू द पॉइंट यहाँ पे पिक कर लेता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि पन्ना मुक्ता रत्ना R सीरीज, ये नाम लिख लो, ये है UPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन सीधे, पन्ना मुक्ता रत्ना R सीरीज, ये क्या है? ये पेट्रोलियम या आप कहोगे ऑयल फील्ड्स हैं। कहाँ पर लोकेटेड हैं? ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। नाम जरूर देख लो, पन्ना मुक्ता रत्ना R सीरीज, ठीक है। ये ऑफ शोर है। ऑफ शोर का मतलब हो गया, मैं कितनी बार बोल गया ऑफ करके, ऑफ शोर फील्ड है। ऑफ शोर फील्ड का मतलब हो गया किनारे से दूर, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में एक और टास्क आ गई है,
कृष्णा गोदावरी रिवर्स के बारे में, या रिवर वाला जो चैप्टर है ना, इंडिया की जो इंडियन ज्योग्राफी वाली जो बुक है आपके पास एनसीईआरटी की, नहीं परचेज की है तो डाउनलोड करो, या फिर परचेज तो कर ही लो। एनसीईआरटी की 11th की बुक है, इंडिया एंड इट्स एनवायरनमेंट समथिंग करके, उस बुक का एक चैप्टर है जिसमें रिवर बेसिन्स के बारे में बताया हुआ है। तो कृष्णा और गोदावरी बेसिन के साथ में आप पूरा चैप्टर एक बार पढ़ डालो, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाए। और मैप भी देखना, वहाँ पे मैप बड़े अच्छे से समझाए हुए हैं उस एनसीईआरटी की बुक में। तो एक तो ये ध्यान रखोगे, पन्ना, मुक्ता, रत्ना, आर सीरीज। और दूसरा गंधार, ये कहाँ पर है? तो गंधार क्या है? ये भी ऑयल फील्ड ही है, पर ये क्या है? ऑन शोर, दैट मीन्स जमीन पे लोकेटेड है, ये गुजरात में है ये, ठीक है। तो इनके प्राइवेटाइजेशन के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, काम करने के लिए बात की जा रही है। तो यही मेन यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कावेरी, सॉरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन में रत्ना आर सीरीज, जो यहाँ पे नाम आई गया रत्ना आर सीरीज, ये ठीक है। अब चलते हैं वो जो अपने एक्सप्लेन पेज के 2 आर्टिकल्स रह गए उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है, भूटान में वैक्सीनेशन इतना ज़बरदस्त स्पीड से कैसे हो पाया? तो यहाँ पे मैप देखो आप, 75.13% जनता को एक बार वैक्सीनेशन मिल चुका है भूटान में। इंडिया की हाल देखो, यहाँ पर हैं हम, और भूटान के इक्विवेलेंट जो दूसरे इक्विवेलेंट पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ हैं वो 50% के नियर बाई ही कहीं ना कहीं घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे वजह बेस्ट प्लानिंग, एक तो एग्जीक्यूशन बहुत सही टाइम पे किया जा चुका है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, देखो भूटान की पॉपुलेशन 7.71 लाख, मतलब टोटल जितनी पॉपुलेशन है 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ऐसे में 7.25 लाख को वैक्सीनेशन मिलना हो गया ऑटोमेटिकली 75%, राइट। दूसरा, वैक्सीन की जो डोज कम से कम एक तो ले चुके हैं, दो भी कईयों की हो चुकी है। जबकि दूसरे कंट्रीज जैसे मालदीव जैसे स्मॉल कंट्रीज है जो कि भूटान के इक्वलेंट ही आप कंसिडर कर सकते हो पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर इतना रेट आ ही नहीं रहा है। और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो केवल 7% पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेशन मिल पाया है। तो भाई भूटान की वैक्सीनेशन का क्या रहा? देखो शुरू तो करने को भूटान जनवरी में ही वैक्सीनेशन शुरू कर सकता था, बट वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क, मतलब यहाँ पर देखो बुद्धिस्ट फिलॉसफी चलती है, तो उनसे पूछा, जो राजगुरु हैं उनसे एक तरीके से यूँ मानो आप, तो उन्होंने बोला कि अभी मत करो, मार्च में करो। तो 27 मार्च से ये ड्राइव शुरू होता है, और आप देखोगे कि इतने से टाइम के अंदर अंदर इन्होंने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया, और बहुत गजब तरीके से 1200 वैक्सीनेशन सेंटर्स के थ्रू वैक्सीनेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेट मार्च से अर्ली अप्रैल के बीच बीच में ही इतना कुछ कर दिया, ठीक है। तो एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, दूसरी प्लानिंग बहुत अच्छे से की, मतलब पहले से कि कहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, लोगों को लाना ले जाना, वैक्सीन की फैसिलिटी अवेल करा देना ऐसे। और इंडिया ने देखो 6 लाख वैक्सीन्स तो वैसे ही फ्री में भूटान को दे दिए, तो 10 लाख तो पॉपुलेशन ही है। तो 10 लाख पॉपुलेशन में 6 लाख अगर मिल गए तो वही चीज़ है ना, छोटा कंट्री है, हेल्प तो देनी पड़ेगी। और भूटान ही साउथ एशिया में इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया पे ब्लाइंड फेद करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड अगर साउथ एशिया में कोई है तो वो कौन? भूटान। कभी भी चाइना कार्ड नहीं खेलता है, ठीक है। डोकलाम इशू में क्या था, भूटान के लिए तो हम आमने सामने थे चाइना के, 2017 की बात बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो कोविशील्ड वैक्सीन अवेल करा दिया इंडिया ने, N95 मास्क, PPE किट्स, ये सारे, और अभी प्रोग्राम कंटिन्यू है। वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, एक और चीज़ वहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक डॉक्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट है। तो ऐसे में इन दोनों की एक जो सूझबूझ थी वो बहुत काम की। आप देखोगे भूटान ने अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, कुछ एक्सेप्शन में ही वो कहीं ना कहीं एंट्री अवेलेबल थी, मतलब लोगों का आना जाना अलाउड था। बाकी 1 साल होने को आया है, भूटान की इंटरनेशनल बॉर्डर्स बिल्कुल सीज है, पैक्ड हैं। आप देखोगे अगर कोई वहाँ पे जाता भी है ना, तो 21 दिन के क्वारंटीन में तो उनको रहना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप देखो कितना स्ट्रिक्ट एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज़ का। इतना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इंडिया अगर कर लेता तो अब तक तो प्रॉब्लम होती नहीं, पर 130 करोड़ पॉपुलेशन एक तरफ है और 10 लाख एक तरफ है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कितनों को कंट्रोल करोगे भाई आप, ठीक है। तो ये था भूटान का सक्सेस के पीछे पूरा राज। आगे चलते हैं। देखो ब्राज़ील और इंडिया तो कहीं ना कहीं चिंता में फंसे पड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ यूएसए पूरे के पूरे बहुत सारे वैक्सीन के स्टॉक पाइल, मतलब बहुत बड़े खजाने के ऊपर यूएसए बैठा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है इस आर्टिकल के थ्रू। बेसिकली अभी इंडिया की तरफ से देखो बार बार
रिक्वेस्ट जाना, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं आधार पूनावाला, उनके द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई हमें वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप रेजिम के टाइम पे बैन लगा दिया गया था कि हाँ इनका एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो आप प्लीज़ उन टैरिफ्स को, उन बैन्स को हटाओ, जिससे कि हमारे यहाँ पर वो रॉ मटेरियल अवेल कर सके और हम इजीली प्रोड्यूस कर पाएँ उस वैक्सीन को, ठीक है ना। तो एक तो ये बात। दूसरा, आप देखोगे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी अपनी तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रही है कि यूएसए को हेल्प करनी चाहिए। और आपने भी देख लिए होंगे कई तो मतलब इतने खिलाड़ी आदमी है कि सीधा यूएसए ने धोखा दिया, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ आप समझते हो, ऐसी न्यूज़ डाल रहे हैं खुद से बना करके। और अभी तक तो कईयों ने एनालिसिस भी कर दिया यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है इसका असर, ठीक है। खैर उन पे हम नहीं जाएंगे, अपन मेन कंटेंट पे आ रहे हैं फिलहाल। तो पॉइंट अपना ये है कि यूएसए ने फिर अभी क्या कहा, तो यूएसए की जो स्टेट सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने ये कहा है कि हम इंडियन लोगों के साथ में हैं, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे, ऑक्सीजन हो या फिर वैक्सीन अवेलेबिलिटी हो। अगर स्टॉक की बात करें यूएसए के पास में, तो 35 से 40 मिलियन डोसेज एक्स्ट्रा पड़ी है जो कि शायद यूज़ ना करे अमेरिकन लोग। हमने देखा ना अभी वर्ल्ड पेज पे कि अमेरिका में लोग वैक्सीनेशन के लिए जा ही नहीं रहे, एक वैक्सीन ले लिया बस हो गया, हम इम्यून है, अब टेंशन नहीं है हमें। तो ऐसे में लगभग 35 से 40 मिलियन डोसेज, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया ये अपने आप में, ठीक है, लगभग 3.5 से 4 करोड़, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन एक्स्ट्रा में पड़े हैं, तो ये फैसिलिटेट करने की डिमांड होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये एक पुशिंग फैक्टर भी काम करेगा यूएसए के ऊपर। यूएसए का रिस्पांस क्या है वो हमने देखा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बातचीत कर रही है, एंगेज कर रही है बात कि कैसे भी करके अब फैसिलिटेट किया जाए जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज। और क्वाड आज तो रियलिटी बन चुका है भाई, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। इंडिया की तरफ से जो रिक्वेस्ट गई वो हमने ऑलरेडी देख ही ली है, क्वाड की बात मैंने आपको बता ही दी है। और तो देखो इसके अंदर हम कुछ भी देखें इतना कुछ काम का मुझे लग नहीं रहा। अच्छा, थोड़ा सा डेटा यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएसए के पास में वर्ल्ड का जितना वैक्सीन बना है ना अभी तक, उसका 22.9% वैक्सीन अवेलेबल है यूएसए के पास में। और जबकि पॉपुलेशन कितनी है यूएसए की, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना हिस्सा, ओनली 4.3%। तो अब देख लो कितना ज़्यादा स्टॉक है यूएसए के पास एक्स्ट्रा। दूसरी तरफ चाइना की बात करो, चाइना से तो खैर हम लेन देन करेंगे कि नहीं, मुझे लगता नहीं अभी करने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि रिश्तों में बड़ी कड़वाहट आ चुकी है। ईस्टर्न लद्दाख जो स्टैंड ऑफ हुआ अभी रिसेंट, ठीक है, उसके चलते। तो चाइना में अगर हम देखें तो वहाँ पर टोटल वैक्सीन जितना है वर्ल्ड का उसका 21.9% अवेलेबल है, या उतनी कैपेसिटी है। तो दूसरी तरफ उनकी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 8.2%। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.7% है। तो इंडिया की टोटल कैपेसिटी टू डेवलप वैक्सीन इज 13.8% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे में आप देखो ओवरऑल अगर देखें तो सारे वैक्सीन्स, ठीक है, वो सारे वैक्सीन जितने वर्ल्ड में है उसका 50% वैक्सीन तो केवल 16% लोगों के हाथ में ही लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अपने आप में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है, यूएसए को इंक्लूड कर लो, तो ऐसे में 50% के लगभग तो वैक्सीन उनके पास में अवेलेबल है। तो उनकी और टोटल पॉपुलेशन उनकी अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन का देखो तो इतनी 15-16% है। तो उनके पास में वैक्सीन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और उसी तरफ अगर दूसरे छोटे जो कंट्रीज़ की अगर बात करें, पुअरेस्ट कंट्रीज़ जो लगभग 92 पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, उनके पास में वैक्सीन फैसिलिटी डेवलप करने के चांसेस ही नहीं कि वो अपनी 60% जनता को भी वैक्सीन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो ऐसे में देखो इंडिया में तो अभी तक हमने लगभग 8% जनता को तो वैक्सीनेशन एक बार दे दिया है, कम से कम एक बार, ठीक है। और दो डोजेस लेने वाले लगभग 1% पॉपुलेशन ले चुकी है इंडिया में। बट ब्राज़ील, और दूसरी तरफ ब्राज़ील में 12% जनता को एक बार वैक्सीनेशन मिल चुका है। बट जो ये छोटे कंट्रीज़ है ना, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, या जहाँ पर भी कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ एक आशा की किरण लेकर के देखते हैं कि हाँ भाई इंडिया हमारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि वर्ल्ड फार्मेसी डिक्लेयर हो चुका है इंडिया, ठीक है। और कोवैक्स ये जो प्रोग्राम चल रहा है जिसमें WHO CEPI ऐसे मिलके ये काम कर रहे हैं, राइट, तो उसमें भी इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इन छोटे कंट्रीज़ को हेल्प देने के लिए इंडिया कुछ अपने आप में कैपेबिलिटीज़ डेवलप करे। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यूएसए पे भी ऑब्लिगेशंस हैं कि भाई अगर यूएसए सही से काम कोऑपरेट नहीं करेगा तो इन छोटे कंट्रीज़ की हेल्प इंडिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर खुद की डिमांड सी पूरी नहीं हो रही। अभी तो हम ये भी देख रहे हैं, पहले की बात अलग थी कि जब वैक्सीन डेवलप हो चुका था
और उस टाइम पे जनवरी की बात है ये, और वैक्सीन ड्राइव भी शुरू हो गई थी। हमारे यहाँ पर वैक्सीन को हमने एक्सपोर्ट किया था फ्री में, जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको अवेल कराया था। बट आज हमारे यहाँ पर ही शॉर्टेज आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं अभी, कोशिशें तो पूरी हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी साथ तो आएगी जाएगी कहाँ। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है, इतना ही था कंटेंट। थैंक यू।